दर्शकों नमस्कार। देखा जाए रोग कोई भी अच्छा नहीं होता है, सभी रोग कष्टकारक है। कोई कम होता है, कोई ज्यादा होता है, लेकिन सर दर्द भी हो, पेट दर्द भी हो, कहीं जोड़ों में दर्द भी हो तो उसको भी हम अपने को सहज महसूस नहीं करते हैं। तो जो आज हम रोग की बात करेंगे, हम करेंगे जिसे पाइल्स कहा जाता है आम भाषा में, और हिंदी में उसको बवासीर कहा जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में उसको हेमोराइड्स कहा जाता है। फिशर्स, फिस्टुला, बगंदर, अनेक नाम है, अनेक प्रकार की ये होती है। और इससे आज देखा जाए पूरे विश्व में 5% लोग जो है इससे पीड़ित है। जब अपने भारत की बात की जाए तो इसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग इससे पीड़ित हुए हैं। और सबसे ज्यादा देखा जाए अमेरिका जैसे विकसित देश में इसमें बहुत लोग पीड़ित हैं। और इसका इलाज क्या है? मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसमें दवाइयों के अलावा सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उससे भी राहत नहीं मिलती है हमें इस रोग से, ये जो बवासीर है, पाइल्स है। जहां तक भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं, इसमें भी बवासीर का, पाइल्स का इलाज कैसे किया जाता है। लेकिन आज ये जन प्रचलित हो चुका है कि बवासीर का सटीक इलाज आयुर्वेद में है, जिसका प्रतिशत सफलता के अनुसार देखा जाए बहुत ज्यादा है। आइए आयुर्वेद में पाइल्स का, बवासीर का किस प्रकार इलाज किया जाता है। जब हम कभी दुर्भाग्यवश इस रोग से पीड़ित हो जाए, शिकार हो जाए, तो हमें कौन सा विकल्प लेना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा रहे, सटीक रहे और इकोनॉमिकल भी रहे, जिसमें खर्च कम हो और सफलता हमें विश्वास ज्यादा मिले। आइए आयुर्वेद में पाइल्स का, बवासीर का इलाज किस प्रकार किया जाता है, हमें इसमें किस प्रकार इस रोग से बचा जाता है, इस पर बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर सुदेश गुप्ता जी, जो जीएमसी जम्मू में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ऐसे तो रोग अनेक हैं, लेकिन पाइल्स जो है, बवासीर, ये आज कॉमन बनता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में नहीं, विश्व में ये ज्यादा इसकी समस्या है। हमारे देश से भी ज्यादा कुछ देश ऐसे हैं जहां पे इस रोग को बहुत ही एक गंभीरता से लिया जा रहा है। और ये रोग क्या है, ये कैसे होता है, उससे पहले हमें बताइए कि ये इसको जो बवासीर है, इसको क्या क्या कहा जाता है, क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डाल दूं कि बवासीर एक जनरल टर्म है, जो एक सामान्य शब्द है जिसको हर बंदा यूज करता है। और किसी को गुदागत कोई भी व्याधि होती है, लैट्रिन वाली जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसे बोलता है मुझे बवासीर हो गई है। हमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। जब भी हम जानकारी लें तो हमें थोड़ा पता लगना चाहिए कि हमें क्या क्या हुआ है। अगर कोई पेशेंट आता है मेरे पास, जैसे मान लीजिए किसी को सिर्फ खून निकलता है जी। और मस्से बाहर आते हैं, दर्द नहीं होती है, तो उसे हम पाइल्स कहेंगे, बवासीर कहेंगे, पाइल्स कहेंगे, हेमोरेड्स कहेंगे। मैं तीनों एक ही चीज है। हाँ जी, हाँ, ये तीनों एक ही वर्ड है। मैं एक ही चीज के बीमारी के तीन नाम हैं, लेकिन अंदर में एक ही है। एक ही है। दूसरा शब्द आता है जिसे हम फिशर कहते हैं। फिशर में क्या होता है, पेशेंट को ब्लड आता है लेकिन पेशेंट को दर्द बहुत ज्यादा होती है। ब्लड बहुत कम आता है लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है। इसको हिंदी में अगर हिंदुस्तानी भाषा में देखें बगंदर भी कहा जाता है। नहीं, इसको परिकर्तिका कहते हैं। परिकर्तिका कहते हैं। दर्शकों को पता होना चाहिए, फिशर से ऐसे क्या पता है। जी जी। तीसरा एक टर्म हो रहा है जिसे भगंदर कहते हैं। भगंदर में एक छोटा सा पिंपल बनता है, छोटा सा एक दाना बनता है, बार्स जैसे होता है। हाँ, मोका जैसा। मोका नहीं कहेंगे हम, दाना कहेंगे हम, छोटा दाना, पिंपल सा कहेंगे। उसमें से पेशेंट को पहले स्वेलिंग होती है, सूजन होती है। सूजन क्या, तो दाना जैसा फट जाता है और पस निकलती है। फिर कुछ दिन बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो फिर से सूजन होती है, फिर फटता है, फिर पस निकलती है। तो हमें तीन चीजों के बारे में अलग अलग पता होना चाहिए कि पाइल्स में खून निकलता है, दर्द बहुत कम होती है। फिशर में दर्द होती है, खून बहुत कम निकलता है। और जो भगंदर है उसमें रिसाव होता रहता है, कुछ डिस्चार्ज निकलता रहता है, जिसे हम लोग फिस्टुला भी कहते हैं या भगंदर कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इस रोग के बारे में तो हमें अच्छे तरीके से समझा दिया, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ और लक्षण है इस बीमारी के, जो कि जिससे हम जान पाए कि हमें ये बीमारी हो गई है? जी, सबसे पहली बात, सबसे पहला लक्षण जो बनेगा, सिम्टम, पेशेंट बोलेगा मुझे कॉन्स्टिपेशन है,
मुझे कब्ज की शिकायत है, सबसे पहले पेशेंट कब्ज का ही नाम लेगा कि मैं बाथरूम जाता हूँ, मेरा लेटिंग मुझे क्लीन नहीं हो पाती, मैं फ्रेश नहीं प्रॉपरली हो पाता हूँ, और बोले मुझे खून निकलता है, मुझे पेट में कुछ डिस्कम्फर्ट सा लगा रहता है, लेटरिन वाली जगह पे इचिंग होती है, या वहाँ खारिश जिसे कहते हैं, खारिश होती है, या वहाँ पर कुछ सूजन या कुछ अलग सा कुछ महसूस होना, स्वेलिंग से महसूस होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से लक्षण जो पेशेंट हमारे पास लेकर आता है। जी जी, ये लक्षण। लेकिन इसके कारण क्या रहते हैं, किन कारणों से आदमी इस रोग का शिकार हो जाता है? इस सबसे पहला कारण ये है कि हमारा जो खाना पीना है, जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जहाँ में बैठे रहना, पानी कम पीना, फाइबर डाइट कम खाना, व्यायाम हमें एक्सरसाइज बिल्कुल हमने जो बंद कर दी, यही मेन कारण है। अगर एक आदमी नॉर्मल ऋतुचर्या दिनचर्या फॉलो करे, पानी आराम से अच्छे से पिए, फाइबर वाली डाइट ज़्यादा खाए, फ्रूट्स अच्छे से खाए, पेट अगर उसका प्रॉपरली साफ हो जाता हो तो उसे प्रॉब्लम होने की चांसेस बहुत बहुत मिनिमम है। लेकिन हमारा उल्टा है खाना, हम इन सब चीज़ों पे फोकस करते नहीं। आज के बच्चे हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिस वजह से पेट प्रॉपरली साफ नहीं हो पाता और ये आगे जाके इन रोगों को मतलब जन्म देता है। इसमें एक और है निद्रा। आजकल सोने का समय बहुत कम मिलता है, दिन में तो भागदौड़ रहती है, आदमी अपनी आजीविका के लिए दौड़ता है और रात को मोबाइल नहीं छोड़ता है। जब फ्री होता है तो बेड में जाता है तो वो सोने की तरफ नहीं देखता है, मोबाइल देखता है तो निद्रा गायब हो जाती है। 12, 1, 2 भी बज जाते हैं। तो क्या ये भी इसका कारण रह सकता है? बिल्कुल, निद्रा नहीं करने से वात प्रकोप, जिसे हम आयुर्वेद में वात प्रकोप कहते हैं, अगर इंसान सोएगा नहीं प्रॉपरली तो उसको कोलॉन को रेस्ट प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या होगा, उसको अन्न नलिका के, जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस, अन्न नलिका के विकार भी हो जाएंगे और अंतड़ियों के विकार भी हो जाएंगे, जो अल्टीमेटली फिर पाइल्स, फिस्टुला, फिशर में आके जाके रिजल्ट बनेगा उनका। आपने बात की सीडेंटरी लाइफ की, जी, कि आजकल आरामदायक जीवन है, कहीं की शरीर की हरकत नहीं की थी। जो पहले जीवन था हमारे पास, जब इतने विकसित नहीं थे, तो हर एक काम जो हमें अपने शारीरिक श्रम से हम कोई भी चीज को अर्थ पाते थे। तो क्या सीडेंटरी लाइफ जो हमारी है, ये इसका आपने कारण बताया है जी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? इसके लिए हमें हर 45 मिनट्स बाद मूवमेंट करनी चाहिए। कोई भी हम कहीं जिम ज्वाइन करना चाहिए? नहीं सर, मैं एग्जैक्टली जिम ज्वाइन, आजकल ये प्रचलन है कि खासकर युवा जो वर्ग है जी, वो दिन को सुबह तो नहीं करते हैं लेकिन शाम को करते हैं, जिम जाते हैं। क्या वो कहाँ किस हद तक वो सही है, क्या उसमें कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए हमें? मेरा तो सबके लिए कहना है, जिम तो एक यंग जनरेशन वाले लड़के जाना ज़्यादा पसंद करे, लड़के यंग जनरेशन जाना पसंद करती है, बट एक्सरसाइज तो हर बंदे के लिए ज़रूरी है। 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक, जो नहीं भी जिम जा सकता है, घर में 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करे, छत पे शाम को टहल ले थोड़ा सा, यार ऑफिस में नहीं बड़ी देर तक काम करते, 10-12 घंटे की उसकी ड्यूटी है, तो हर 40 मिनट्स के बाद उठ के वॉशरूम में चला जाए, चक्कर लगा के चले, एक टेबल से दूसरे टेबल पे चला जाए, तो इससे कार्डियक बीमारियां होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और अंतड़ियों की बीमारियां होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। मूवमेंट शरीर की बहुत ज्यादा जरूरी है। जी जी, पहले तो मूवमेंट ज्यादा होती थी ना, श्रम, शारीरिक श्रम बहुत होता था जी, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो जी, दोनों, वो शारीरिक श्रम के बिना जीवन चलता नहीं था जी। लेकिन आज ऐसा है कि आपका जीवन शारीरिक श्रम नहीं करे, एक जगह बैठे ही पूरा जीवन आपका चल सकता है। जी, आपकी नौकरी पेशा है, जो अपनी आय अर्जित करनी है वो भी कंप्यूटर पे बैठ करके आप कर सकते हैं, टेबल पे बैठ के कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आयुर्वेद के साथ योग का बहुत संबंध है। आपने योग का जिक्र नहीं किया एक्सरसाइज के अलावा, कि योग क्या वो भी इसमें बेनिफिशियल रह सकता है पाइल्स की बीमारी, जो सीडेंटरी लाइफ को हमें? जी सर, योग का बहुत बहुत रोल है इसमें। और हम बैठे बैठे योग के बहुत सारे आसन ऐसे हैं, प्राणायाम है, योग के बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो हम बैठे बैठे भी आराम से कर सकते हैं। अगर चेयर पे बैठे हैं तब भी कर सकते हैं, चल फिर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। कुछ आसन है जो हम लोगों को बैठे करने हैं, कुछ आसन है जो लेटे हुए करने हैं, कुछ आसन है खड़े हुए करने हैं, कुछ चलते फिरते, कुछ चलते फिरते भी अपने आराम से करते हैं, मूवमेंट से शरीर की कर सकते हैं। जी जी। सर, एक मैं ऐड करना ये चाहूंगा कि आज का बीमारी का कारण खाना पीना तो एक है, लेकिन कुर्सी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुर्सी ही सबसे बड़ी बीमारी का, जिसमें हम लोग सुबह उठते हैं, टॉयलेट सीट पे बैठते हैं, उसके बाद हम कार में बैठते हैं, उसके बाद हम चेयर पे बैठते हैं, उसके बाद घर में आके फिर हम मूवीज के लिए बैठते हैं, तो हम चेयर को नहीं छोड़ते, कहीं भी खड़े नहीं होते हैं, घुटनों को कहीं भी उनको मिलता नहीं है कि घुटने कोई काम किए जाए, इसलिए पूरी बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पाता।
तो अगर हम लोग बॉडी को मूवमेंट दें, शरीर को हरकत में लाएं, तो बड़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं हम लोग। डॉक्टर साहब, दर्शकों की तरफ में जो मैं आपको कहना चाहता हूं जी, क्योंकि जो आज की जीवन शैली है इसको हम छोड़ तो नहीं सकते हैं। कुर्सी पे बैठना है तो काम भी कुर्सी पे बैठ के करेंगे हम जी, और घर में भी बैठेंगे, लेकिन इसका विकल्प क्या है, क्या इसका हल है, समाधान क्या है? सर समाधान इसका है, जहां भी आप बैठे हो अकॉर्डिंगली आप उस टाइप का आसन करें। वहां पर उठे, जब आप कुर्सी पे बैठे हैं तो बड़े सारे आसन है जो आप बैठे बैठे कुर्सी पे करें। आप अपना काम करते रहिए और आसन भी साथों साथ चलते रहिए। प्राणायाम करते रहिए। हर 5-10 मिनट बाद जब आपको रेस्ट मिलता है वॉशरूम चले जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए, फ्रूट बीच में ले लीजिए, और हर 45 मिनट से 1 घंटे बाद आपको जो आसन पसंद हो उस आसन में करें, तो मूवमेंट भी होती रहेगी और आपको कोई जॉब छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। जी जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पाइल्स की। जी सर। तो पाइल्स के लिए हमें जीवन शैली तो आपने बता दिया जी, खाने के लिए आपने बता दिया, लेकिन किन चीजों से ज्यादा परहेज करना चाहिए हमें जिनसे ये बीमारी हमें ना लगे? ऐसी कोई भी चीज जो हमें कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस करे, स्पेशली प्रोटीन रिच फूड, जैसे मांस हो गया, फिश होगी, चिकन हो गया, मटन हो गया, ऐसी कोई भी चीज कम मात्रा में इनका सेवन होना चाहिए। और अगर आप खाते हैं तो इसका सैलेड्स, मैदा इसका जो आपने कहा जैसे बेकरी आइटम्स हैं, तो अगर आप जब भी ये चीजें खाते हैं सैलेड्स उनके साथ अच्छे से रखिए। तो फास्ट फूड चल सकती है नहीं, जिसका आज युवा वर्ग बहुत शौकीन है। सर ये सब मैंने पहले भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि दर्शकों को ये याद रहे। ये सब ही कारण है। ये सब कारण है बच्चों में, मेनली इस चीज का कारण ही यही है, ओबेसिटी का और पाइल्स का, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स का कारण ही यही है। जंक फूड जो सबसे बड़ा कारण है, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये सब उसी के कारण है। और मूवमेंट्स टोटली जीरो, टीवी देखना, चिप। डॉक्टर साहब, हमें ये जाते जाते बता दीजिए कि पाइल्स होने से और बीमारियों का भी अंदेशा रहता है जो हमें रोग पनप सकते हैं, लग सकते हैं? जी सर। और पाइल्स को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया तो ब्लड लॉस होता रहेगा, तो एनीमिक हो जाएगा पेशेंट। एनीमिक का मतलब ब्लड बहुत कम हो जाएगा पेशेंट में, उससे अनेक बीमारियां, प्रूराइटिस हो जाएगा, उस जगह में इचिंग होना शुरू हो जाएगी, वीकनेस बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और लेटर स्टेजेस में ट्रीटमेंट सही तरीके से ना किया जाए तो कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। जी जी जी। इसके में बहुत रोग, जो घातक रोग भी है, घातक रोग है। और इसका अगर हम लाइटली लेंगे, डॉक्टर साहब आपने स्टूडियो में आके पाइल्स के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इस पर जरूर ध्यान देंगे और पूरा ध्यान केंद्रित करके इसका सावधान रहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।